हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। जो यूपी जीके की सीरीज चल रही थी टेसी पॉइंट पर, ये उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले जो भी लेक्चर हुए उनमें यूपी जीके कवर करा दी गई है। जो पार्ट बचा हुआ था वो इस लेक्चर में कवर करा दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो जो ये आज का लेक्चर है वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सिलेबस की, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये है सिलेबस जिसमें टेसी पॉइंट चैनल पर अभी तक हम लोग इतिहास, संस्कृति कला, वास्तुकला, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला सब कवर हो चुका है। लेक्चर के रूप में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बाकी जो आज का लेक्चर है वो होगा राज्य व्यवस्था और प्रशासन। जो आगे वाला ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये है करंट अफेयर्स का। तो जब एग्जाम की डेट आ जाएगी या बीच बीच में करंट अफेयर्स के सेशन होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स एग्जाम की डेट आ जाए तो उससे पहले के 6 महीने का, 3 महीने का करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाएगा। लेकिन जो फिक्स पार्ट, जो इसका फिक्स पार्ट है, जैसे अभी तक जो कवर किया गया था, तो उसका जो आखिरी पोर्शन है वो है राज्य व्यवस्था और प्रशासन। तो वो आज के इस लेक्चर में कवर कराया जाएगा। तो अभी तक हम ये समझ गए कि जो भी सिलेबस था उसके हिसाब से यहाँ पर लेक्चर अटेंड किए गए हैं, लेक्चर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। लेकिन आज के लेक्चर में पहले हम लेक्चर ही कवर करेंगे, जो उसका पोर्शन रहेगा। उसके बाद जैसे ये पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा, इसके आने वाले जो वीडियो होंगे वो होंगे मैराथन के, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पीवाईक्यूज होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, ताकि एक तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो पाए और एक फंडामेंटल, हमारा जो बेस है बहुत ही स्ट्रांग बन जाए, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। तो भारत में जो शासन, राज्यों का शासन प्रशासन है, उसके बारे में भाग 6 में संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक उसमें इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से राज्य अपना शासन प्रशासन चलाएंगे। बात करें राज्यों में जो भी ये शासन प्रशासन है, या जिस तरह से ये चीज़ें लागू की जाती हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन हो गया, किस तरह से मैनेज करना है, उस पूरे पार्ट को अगर हम क्लासीफाई करें तो उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो बात करें इन 3 प्रमुख अंगों की, तो उन 3 प्रमुख अंगों में जो है, पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका की बात करें तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। एंड लास्ट वन इज न्यायपालिका, जो जुडिशरी है अपनी, उसमें उच्च न्यायालय और जो कि उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो आते हैं। तो ये 3 प्रमुख अंग थे प्रशासन के, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आते हैं। अब हम बात करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य। भारत में हर राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदन पाए जाते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हो गए। इस टाइप से कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाती है। तो उन राज्यों के नाम यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो भी राज्यपाल होता है। और जो राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? वो भी राज्यपाल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, डायरेक्ट इनसे पूछ लिया जाता है। बात करेंगे कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। आप इन पॉइंट को थोड़ा सावधानी से पढ़िए कि ये यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका का प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख, लेकिन जो वास्तव में जो प्रमुख है वो कौन होता है? वो तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। और जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी।
बात करें सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद धारण करने वाला शख्स कौन है, तो वो है सुश्री मायावती जी। तो ये 4 बार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं यूपी में, और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये थे बेसिक पॉइंट। उसके अलावा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और रह रहा है यहाँ पे महाधिवक्ता की। तो जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। विधिक का मतलब यहाँ पर है जो ये लॉ होते हैं, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, तो और जो परामर्श भी सरकार को देते हैं कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो उसका जो हेड होता है स्टेट में वो महाधिवक्ता होता है, और ये सरकार को विधिक संबंधी परामर्श भी प्रोवाइड कराते हैं। बात करेंगे हम कुछ यहाँ पर वन लाइनर्स पॉइंट है, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नामकरण जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान स्वरूप की हम बात करें यहाँ पर, तो वो 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत निर्धारित हुआ था। राजधानी है लखनऊ। विधानमंडल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, द्विसदनीय है। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की सीटें हैं टोटल 403, और विधान परिषद की सीटें हैं 100, जो कि परिवर्तनशील हैं। इसके बारे में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में जानेंगे राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा, जो बहुमत दल होता है, जिस दल को बहुमत मिलता है चुनाव में, ठीक है, जो राज्य के चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो राज्यपाल द्वारा बहुमत के, जिस दल को बहुमत मिला है उस नेता को चुना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान राज्यपाल की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट है मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन का जो शीर्ष अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशक। तो पुलिस महानिदेशक, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। तो हेड जो होता है पुलिस का वो डीजीपी होता है स्टेट का। तो किसी राज्य में जो पुलिस का प्रमुख होगा, पूरी पुलिस का, राज्य की पुलिस का, वो पुलिस महानिदेशक के नाम से जाना जाता है। वो पद जो है क्या है, पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो जो यूपीपीएससी उसका मुख्यालय प्रयागराज में है। बात करें उच्च न्यायालय की, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो उच्च न्यायालय है तो वो है तो इलाहाबाद में, लेकिन इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ है, लखनऊ में है। मुख्य पीठ प्रयागराज में, खंडपीठ लखनऊ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया था इसे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि राजधानी तो लखनऊ है तो वहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में है, खंडपीठ लखनऊ में है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली की हम बात करें, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली पाई जाती है, जिसमें जो उसके 3 स्तर हैं वो हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बात करें नगरीय निकाय की, तो जो नगरीय निकाय में नगर निगम आता है, नगर पालिका परिषद आता है और नगर पंचायत आती है। जिलों की कुल संख्या की बात करें तो 75 जिले हैं यूपी में, और राजस्व मंडल मुख्यालय की बात करें वो प्रयागराज में है। अब बात करेंगे पुलिस आयुक्त प्रणाली। तो कुछ ऐसी शहर हैं जहाँ पर पुलिस आयुक्त की प्रणाली पाई जाती है। तो उनमें से एक है लखनऊ, नोएडा। आपको इन शहरों के नाम याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली पाई जाती है। वाराणसी, कानपुर नगर। नेक्स्ट है राजनीति आयोग। तो राजनीति आयोग की हम बात करें तो ये पूर्व का राज्य योजना आयोग था, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजनीति आयोग के रूप में जाना जाता है। पहले क्या था, राज्य योजना आयोग, अब क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग। तो इसका जो है नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसको बोलते हैं, ये सन 2005 से लागू है, और राज्य की आधिकारिक भाषा वो है हिंदी, और यहाँ पर जो इसकी दूसरी आधिकारिक भाषा वो है उर्दू। बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो जो स्टेट का निर्वाचन आयोग है उसकी उसका जो गठन था सन 1994 में किया गया था, पंचायत व नगर चुनाव हेतु किया गया था। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो जो राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन 1996 में किया गया था, आपको ये सन याद रखनी है। 94 में क्या हुआ है, निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट की, और जो ह्यूमन राइट्स का वो 1996 में। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग का गठन सन 1999 में।
बात है पुलिस भर्ती बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ है, वो है लखनऊ शहर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उसके आगे भी हम कुछ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल शहर कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुछ शहर ऐसे चुने गए हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर आते हैं। तो वो है लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर। बात करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की, तो 1076। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये योजना जो थी फ्री कोचिंग योजना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए ये चालू की गई थी। बात करें राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम बात करें राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में हमने तैयार किए हैं ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद जो है उनको हम थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 153 की। तो जो अनुच्छेद 153 है, उसका उसमें जो वर्णित है वो है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल का होना किस अनुच्छेद में बताया गया है? 153 में। और बात करें 154 की, तो राज्यपाल कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख होगा और राज्य के कार्यों का संचालन करेगा 154 में। 155 की हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरह के अनुच्छेद अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है, तो वो 155 है। नेक्स्ट है 156, तो जिसमें बताया गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, जो कि 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 157, तो राज्यपाल के लिए आवश्यक जो योग्यताएं हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, तो ये 157 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158, जिसमें राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के वेतन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आपको यहाँ पर हम एक छोटी सी बात और बता दें कि जो स्थिति देश में राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति प्रदेश में राज्यपाल की होती है, और जो स्थिति देश में प्रधानमंत्री की होती है, वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 159, तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 160 की बात करें तो राज्यपाल के अधिकारियों जो और कार्यों को लेकर राष्ट्रपति को सहायक शक्ति देने का अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 161 की। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा दया, क्षमा या सजा को परिवर्तन करने का अधिकार है 161 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 162, जिसमें राज्यपाल राज्य की विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों के तहत कार्य करेगा और राज्य के संविधान के अनुसार उसे कार्य करने का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 163, जिसमें राज्यपाल को अपनी कार्यप्रणाली में सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का गठन किसमें हो रहा है? 163 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164, जिसमें राज्यपाल मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा और उसे अनुमोदन से अपने अनुमोदन से कार्य करने का अधिकार प्रदान करेगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे अनुच्छेद 165 की। तो अनुच्छेद 165 में राज्यपाल की सलाह पर राज्य की जो विधायिका के सचिव की नियुक्ति करी जाएगी। जो विधायिका है राज्य की, उसका जो सेक्रेटरी होगा, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 से की जाती है। बात करें अनुच्छेद 166 की, तो राज्यपाल की अनुमति से राज्य के कार्यकारी आदेशों का निर्माण का वर्णन किसमें दिया है? अनुच्छेद 166 में मेंशन किया हुआ है। बात करें अनुच्छेद 167 की, तो राज्यपाल के पास शेष कानूनों के अनुपालन की शक्ति होती है। तो ये कुछ यहाँ पर हमने अनुच्छेदों का वर्णन किया था, जो प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद थे राज्यपाल से संबंधित, तो वो यही है। अगर प्रश्न आएगा राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेदों का, तो उनमें से ही आएगा। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अभी तक तो हमने जाना था कि जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको हम पढ़े हैं। अब बात करेंगे कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उससे संबंधित कौन कौन अनुच्छेद हैं। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत का नाम भारत या इंडिया हुआ, वो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के गठन के बारे में या किसी राज्य के विलय के बारे में। अनुच्छेद 3 की बात करें तो संसद द्वारा राज्यों का विभाजन, नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में संशोधन करने की प्रोसेस जो है, वो अनुच्छेद 3 में बताई गई है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत
राज्य के विभाजन और विलय से संबंधित प्रावधान। ठीक है। सात की बात करें तो नागरिकों के अधिकारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 की हम बात करें तो राज्यों में निवास करने तथा वहाँ के नागरिक अधिकारों का पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। बात करें अनुच्छेद 32 की तो राज्यों के खिलाफ अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 दिलाता है। बात करें अनुच्छेद 246 की तो इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के अधिकार निर्धारण किसमें दिया है? अनुच्छेद 246 में। बात करेंगे अनुच्छेद 248 की। आपको थोड़ी ये बोरियत से लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आता है। अगर आपको इनके नंबर से याद हैं किसमें क्या बताया गया है तो आपके नंबर पक्के रहते हैं, अदरवाइज छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं, क्योंकि ये फैक्टोरियल चीज़ें हैं, ये फिक्स हैं, तो ये आपको पता होनी ही चाहिए। तो अनुच्छेद 248 की हम बात करें तो संसद का किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किस में है? 248 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 249। तो राज्यों से संबंधित मामले में संसद का क्या अधिकार है उसके बारे में 249 में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 253 की तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के पालन हेतु संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति वो 253 दिलाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 275। 275 में राज्यों को केंद्र से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय सहायता देने को लेके बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280। तो इसमें जो वित्त आयोग की स्थापना के बारे में, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान। राज्य में इमरजेंसी की कंडीशन में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? 356 में। बस थोड़े से अनुच्छेद और हैं। बात करें अनुच्छेद 365 की तो जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकारों के कार्यों को नहीं मानने पर संविधान का पालन न करने का दंड जो है वो 365 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 368। 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधान जिनके तहत कुछ राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 371 ए जिसमें नागालैंड, 371 जी मिजोरम, 371 आई गोवा और 239 ए दिल्ली की विशेष स्थिति, राज्यपाल और विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 239 ए बी राष्ट्रपति शासन के तहत दिल्ली की व्यवस्था। और अनुच्छेद 350 ए भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का अध्ययन करने का अधिकार। तो ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं लैंग्वेज के बेस पे उनके अपनी जो उनकी लैंग्वेज होगी उसके अध्ययन का अधिकार किसमें दिया गया है? वो अनुच्छेद 350 ए में दिया गया है। बात करें 350 बी की तो अनुच्छेद 350 बी से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की स्थापना। फिर है अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। रही बात इस नोट्स की, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये नोट्स चाहिए तो इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। पूरी यूपी जीके की जो पीडीएफ यहाँ पर जो नोट्स बनाए गए हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे। फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर की ओर। तो बात करें अनुच्छेदों की, तो बात हम यहाँ पर कर चुके थे। अब बात करेंगे राज्यपालों की। तो अभी तक कितने राज्यपाल हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जो पहली राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। यहाँ पर राज्यपाल जो भी हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनका कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ उसके बारे में ये पूरी टेबल दी गई है। तो आप इस टेबल को पढ़ लेना, यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ऐसे करिए। आप ऊपर के जो 5 राज्यपाल हैं उनके नाम याद कर लीजिए। तो जो पहली राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, उनका कार्यकाल 15/8/47 से लेके 2/3/49 तक चला। ठीक है। इसी प्रकार सरोजिनी नायडू जी का, विधुभूषण मलिक जी का, श्री हर्षमजी परेशा मोदी जी का, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी का और श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जी का। तो लगभग आप
टॉप 5 याद कर लीजिए, ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना क्वेश्चन अंदर से नहीं आएगा, आएगा तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप टॉप 5 याद करिए लेकिन पढ़ लीजिएगा। और जो बॉटम टॉप जो 5 बॉटम के हैं उनके भी याद कर लीजिए, जैसे कि अभी जो वर्तमान में चल रही है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये कब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ बहुत समय दिया गया है। इससे पहले श्री राम नाईक जी थे, अजीत कुरैशी जी और BL जोशी जी और TV राजेश्वर जी। तो आप ये 3-4 नाम जो है टेबल से वो याद कर लीजिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अब हम बात करेंगे विधानसभा की। तो विधानसभा जो कि विधायिका के अंतर्गत आती है, तो विधानसभा में जो है जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा मताधिकार से चुने जाते हैं। ठीक है, और विधानसभा में कुछ शर्तें हैं जिसमें इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती, तो ये आपको याद रखना है। बात करें न्यूनतम आयु की, तो विधानसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रथम अध्यक्ष जो थे विधानसभा के वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो ये नाम आप जो है याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ और विधानसभा की जो संरचना है उसका वर्णन अनुच्छेद 170 में दिया गया है। तो ये 3-4 चीज़ें थी। बाकी अब हम बात करेंगे विधान परिषद की। तो विधान परिषद की हम बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक एवं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये संख्या में दिया गया है यहाँ पर, मतलब कि जो स्टेट में विधानसभा है उसके जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो कुल सदस्य हैं वो हैं 100 सदस्य हैं और जो प्रथम सभापति थे वो चंद्रपाल जी थे। तो यहाँ पर विधान परिषद के जो प्रथम सभापति चंद्रपाल जी थे, इनका नाम आप याद रखिए। और बात करें विधान परिषद की संरचना के बारे में, तो वो अनुच्छेद 171 में बताया गया है। तो यहाँ पर था अनुच्छेद 170 विधानसभा का और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 था। तो ये थी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सारी जानकारी। आप ये टेबल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जो राज्यपाल के नाम की जो टेबल यहाँ पर मेंशन करी गई है। साथ में जो वन लाइनर पॉइंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका यूपी का, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो भी इसके पार्ट थोड़े बहुत पार्ट छूट गए हैं, क्योंकि यूपी की पॉलिटी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बड़ा है, लेकिन हमें बस उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो जैसा कि AGTA के एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी जीके के, और यूपी जीके का सिलेबस ही बहुत बड़ा है, तो उसमें से जो भी हम ब्रीफ में कर पाए उसे को लेके यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कराए गए। तो आप जो ये लेक्चर 10 प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर आप इनको ही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा यूपी जीके से संबंधित। बाकी करंट अफेयर्स भी हम टाइम टाइम आपको बताते रहेंगे। तो ये था यूपी जीके का पोर्शन। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप टेसी पॉइंट पर बने रहे और आपने जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया गया आपने उसका भरपूर लाभ उठाया। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, साथ में PYQs भी करवाएंगे, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।